वेलकम टू सक्सेस करियर। तो दोस्तों हम लोग आज जो है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 क्लास 3 जो है प्रारंभिक विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरआरबी सीबीटी 2 के लिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उनको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ओम का नियम। दोस्तों दिया है ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दोस्तों बोल रहा है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल डीसी परिपथों पर, केवल एसी परिपथों पर, और ऑप्शन सी है एसी और डीसी दोनों परिपथों पर, और डी है गैर रैखिक परिपथों पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों परिपथों पर। ठीक है, अब देखिए ओम का नियम। ओम का नियम सबसे पहले हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ठीक है, देखिए ओम का जो नियम होता है वो होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो ओम के नियम से जो है V क्या है आपका विभवांतर है। V क्या है विभवांतर। ठीक है, और ये I क्या है I धारा है। I क्या है धारा यानी कि करंट, और क्या है R प्रतिरोध। ठीक है, R क्या है आपका प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए वैद्युत उदासीन परमाणु के बारे में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। आपका पहला ऑप्शन दिया है कि इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इनमें न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है बराबर होती है वैद्युत उदासीन परमाणुओं में। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ नीचे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है यानी कि आवेश होता है वो कितना होता है माइनस आवेश होता है। ठीक है, -1.6 यानी कि 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम। अब देखिए जो चार्ज होता है यानी कि आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनावेशित होता है, वो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर यानी कि 10 का पावर -19 कूलाम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, अब इसका द्रव्यमान का बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज। अब इसका जो है हम द्रव्यमान का बात कर लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं द्रव्यमान का। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ लिख रहा है। अब देखिए बात करते हैं द्रव्यमान का। द्रव्यमान, अब द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन का। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 9.1 9.1 गुणे 10 का पावर -28 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा 9.1 गुणे 10 का पावर -28 ग्राम। ठीक है, वैसे ही प्रोटॉन का जो होता है वो हो जाएगा
1.67 गुणे 10 का पावर -24 ग्राम, ठीक है। और न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, 1.67 गुणे 10 का पावर 24 -24 ग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, ठीक है। इसमें थोड़ा क्या होता है कि ये 7-3 हो जाता है, ठीक है, ये 7-3 हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में, ठीक है। अब एक और चीज़ जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ था और किसने किया था। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में, 1897 में किसने किया था, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ठीक है। और प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था 1917 में, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है चैडविक ने, एक सेकंड, चैडविक, और कब किया था चैडविक ने, 1932 में किया था, ठीक है, 1932 में। चलिए ये आप लोग समझ गए। अब देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना या 1845 भी कह सकते हैं, ठीक है। 1840 गुना जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना होता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है, कूलाम होता है, ठीक है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकंड में परिपथ में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसका जो होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश दे दिया है, यानी कि पहले तो देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे 2 फार्मूला का यूज होगा। कैसे, देखिए पहले आई बराबर क्या दिया है यहाँ पे 1.6 एम्पियर, यानी कि धारा कितना दिया है 1.6 एम्पियर। यहाँ हम देख लेते हैं आई दिया है 1.6 एम्पियर दिया है, ठीक है। और टाइम कितना दिया है, टाइम जो है 1 सेकंड दिया है, ठीक, टाइम जो है 1 सेकंड दिया है। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो कितना दिया है आपका 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम दिया हुआ है, ये आवेश का मान, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, हम दूसरा पेज ले लेते हैं, देखिए Q = IT, ठीक है, और Q = NE। अब देखिए ये I जो है ये क्या है, धारा है, I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है, T क्या है, समय, ठीक है। और यह है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मान है ये है 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ठीक है। और ये संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे Q और Q देख रहे हैं, ये Q और ये Q, यानी कि आवेश जो है बराबर है, तो हम क्या करेंगे IT = NE। अब ठीक है, अब हमको n का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा IT/E हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर
आई का मान जो है कितना दिया है, अभी हमने देखा क्वेश्चन में आई का मान कितना दिया है, 1.6 दिया है। आई का मान 1.6 दिया है, तो 1.6 गुणे टी 1 सेकेंड दिया है, और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 का पावर -19। ठीक है, अब देखिए ये 1.6 से 1.6 कट जाएगा। अब n बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए 10 का पावर -19 है तो ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 19 हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर 19 जो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 10 के पावर -19 कूलाम। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी है, 10 के पावर -19 जो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अगर प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है, तो क्या जो है सही हो सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका, ताप गुणांक का मान समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, और प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज का मान समान होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे जो है इसका डी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए क्या कह रहा है कि यदि प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में, यहाँ पे श्रेणी क्रम दिया है, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिया है तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान होता है। ठीक है, समान होता है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसे, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो देखिए प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए एक परिपथ बनाते हैं जिसमें प्रतिरोध एक लगाते हैं, यहाँ पे सीरीज में जोड़ते हैं, एक और यहाँ पे प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं। देखिए इस क्रम को क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम में कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, ये जो है श्रेणी क्रम है आपका। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये R1 R2 और ये R3। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रतिरोधों को जो है संयोजन जो होता है, अगर सीरीज में करते हैं, किस चीज में, श्रेणी में करते हैं, श्रेणी में करते हैं तो क्या होता है R1 + R2 + R3। ठीक है, यानी कि R का जो वैल्यू है इक्विवेलेंट आएगा, वो कितना आएगा, वो क्या हो जाएगा R1 + R2 = R3। ठीक है, अब देखिए एक चीज, दो चीज नोट करिएगा, वो क्वेश्चन में पूछता है कि सीरीज में यानी कि श्रेणी में धारा जो होता है, श्रेणी में जो धारा होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध के लिए, सभी प्रतिरोध के लिए समान होता है। धारा क्या होता है, समान होता है। श्रेणी में धारा क्या होता है, समान होता है, और वहीं विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, असमान होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, असमान। ठीक है, अब देखिए बात करें समांतर की, ये तो श्रेणी का हो गया कि श्रेणी में क्या होता है, धारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा समान होता है। धारा क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान जो है समान होता है। क्या होता है, समान होता है, और श्रेणी में यही जो है धारा समान होता है। और हम बात करते हैं समांतर का, ऊपर देख लेते हैं समांतर। समांतर क्रम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्रतिरोध है। ठीक है, एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, और ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसका जो है दोनों सिरा, दोनों एक दूसरे के सिरे पे, तीनों जो है तीनों का एक दूसरे पे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम जोड़ देंगे एक दूसरे पे। अब यहाँ से जो हम जाएगा, यहाँ से वोल्टेज स्रोत, ठीक है, यहाँ से करंट जाएगी। अब देखिएगा ये हमारा R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3 है। अब जो है समांतर में इक्विवेलेंट इसका कितना होगा प्रतिरोध, ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट 1/R
आर इक्वलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, यानी कि R1 R2 प्लस 1/R3। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा, 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समांतर में जो धारा होता है, समांतर में जो है धारा होता है, क्या होता है? समांतर में जो धारा होता है, एक सेकंड, ये क्या गड़बड़ हो रहा है? समांतर, थोड़ा ये गड़बड़ चल रहा है। देखिए, समांतर, समांतर में जो धारा होता है वो क्या होता है? समांतर में धारा असमान होता है, असमान। और समांतर में ही जो विभव होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, इसको पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 5वां नंबर है, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में से 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है। देखिए, ये आपका एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 10 ओम वाले प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे 10 ओम वाला प्रतिरोध लगाया गया है। इसमें कह रहा है कि 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान, देखिए 10 ओम वाले में, 10 ओम वाले में जो है 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितना है? 10 जूल है। कितना है? 10 जूल। तो कह रहा है क्या कि 3 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितना है? यहाँ पे ऊष्मा का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना 3 ओम में जाएगा, यानी कि इसमें कितना ऊष्मा जो है होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक नया पेज लेकर के। क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ में जो है 10 ओम वाले प्रतिरोध में 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम वो चित्र बना लेते हैं, एक यहाँ पे प्रतिरोध लगा है सीरीज में। ठीक है, और एक यहाँ पे लगा है। ठीक है, समांतर में, और यहाँ पे वोल्टेज स्रोत है, इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? भी मान लेते हैं। अब देखिए, इसका जो वैल्यू दिया है वो 2 ओम दिया है, और इसका कितना दिया है? 3 ओम दिया है, और ये 10 ओम दिया है। तो क्या बोल रहा है कि 10 ओम में कितना ऊष्मा जो है उत्पन्न हो रहा है? 10 ओम वाले प्रतिरोध में, 10 ओम वाले प्रतिरोध में कितना ऊष्मा जो है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। 10 ओम वाले में 10 जूल का, 10 जूल का, 10 ओम वाले में 10 जूल का ऊष्मा जो है, और आपका पूछ रहा है कि 3 ओम वाले में कितना ऊष्मा होगा। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला ध्यान रखिएगा कि H यानी कि ऊष्मा बराबर क्या होता है? H यानी कि हीट बराबर क्या होता है? VIT। ठीक है, VIT, इस फार्मूले को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H क्या है? आपका ऊष्मा है। H क्या है? ऊष्मा है। और V क्या है? आपका विभव है। और I क्या है? आपका धारा है, यानी कि करंट है। और T क्या है? समय है। T क्या है? समय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि T बराबर 1 सेकंड में। ठीक है, T बराबर 1 सेकंड, और यहाँ पे R का वैल्यू दे दिया है R1, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1, और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसको R1 इसको R2 मान लेते हैं। तो R1 का जो वैल्यू है इसके परिप्रेक्ष्य में, ये 10 ओम वाले में, तो देखिए 10 ओम वाले में 10 ओम। ठीक है, R का वैल्यू और T का वैल्यू, तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा? यहाँ पे देखिए R का कोई जिक्र नहीं किया है, तो हम यहाँ पे एक और फार्मूला सेट करेंगे।
V इक्वल टू ओम के नियम से V इक्वल टू I इंटू आर से, ठीक है। अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम V का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पे IR रखेंगे, यहाँ पे हम V का वैल्यू पुट करेंगे, ये IR रखेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, H बराबर V का मान जो है आपका दिया है V का वैल्यू जो दिया है, एक सेकंड, हाँ चलिए, ये जो V का वैल्यू जो दिया है वो दिया है कितना, IR, हम यहाँ पर लग सकते हैं IR इंटू यह है T, ठीक है, IR इंटू टी, तो V का मान IR इंटू टी और एक ये I है, तो कितना हो जाएगा I और I, तो H बराबर I स्क्वायर R T, ठीक है, I स्क्वायर R T हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए V बराबर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, V बराबर क्या निकाल सकते हैं, H बाई आई टी, V बराबर क्या लिख सकते हैं, H अपान आई टी, ठीक है, V बराबर क्या निकाल सकते हैं, H अपान आई टी, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए V बराबर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ से I का वैल्यू अगर निकाला जाए, V इक्वल टू आई इंटू आर से I का वैल्यू निकलेगा V बाई आर, ठीक है, क्या निकलेगा V बाई आर, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब ये I का वैल्यू है V बाई आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V यानी कि H बराबर V जो है, V का वैल्यू कितना आया है हमारा, IR आया है, सॉरी I इक्वल टू V बाई आर आया है, तो V इंटू V बाई आर और इंटू टी, तो यहाँ से निकलेगा H बराबर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा V का वैल्यू जो है नहीं पता है, V का वैल्यू नहीं पता है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। H का वैल्यू जो है दिया है कितना हमारा, यहाँ पे 10 जूल, H का वैल्यू जो है पहले में दिया है 10 जूल, ठीक है, 10 जूल दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ इसको, 10 बराबर V स्क्वायर बटे में R का वैल्यू कितना दिया है, 10 ओम दिया है, देखिए यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं इसको, 10 में 10 से यहाँ पे ये 10 जो है इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 100 बराबर V स्क्वायर, तो निकलेगा V बराबर 10, ठीक है, V बराबर कितना निकलेगा 10, देखिए यहाँ पे V का वैल्यू कितना आया, 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, हम तो ला दिए V का, अब पूछ रहा है कि 3 ओम में, ऊष्मा, तो देखिए अब इस वाले फार्मूले से हम, तो H का वैल्यू हमको निकालना है, तो H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, तो I स्क्वायर, यहाँ पे क्या है I स्क्वायर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे I का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जब V आ गया 10, तो V बराबर I इंटू आर से V का मान जो है 10 है, और R का मान जो है देखिए यहाँ पर 3 है, देखिए दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों में क्या होगा, ये बराबर होगा, ये और ये, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, तो 3 2 5 दूनी का 10, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा I का वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर, I का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर, अब V का वैल्यू भी 10 आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे कि I का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुणा R जो है 3, ठीक है, और T है यहाँ पे 1 सेकंड तो है ही है, तो H बराबर 2 दूनी का 4 गुणे 3, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 जूल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 जूल हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो देखिए ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा 12 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 नंबर, वैद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई मात्रक क्या है वैद्युत आवेश का। भाई हमने अभी बताया आवेश यानी कि चार्ज, क्या चीज चार्ज, अभी पीछे हमने बताया चार्ज, क्योंकि चार्ज का क्या है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है। और एम्पियर जो है किसका मात्रक होता है, धारा यानी कि करंट का। अब वोल्ट विभव का, किस चीज का विभव का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां आई धारा को, आर प्रतिरोध को और टी जो है समयावधि को। अभी देखिए, अभी हम जूल का नियम लगाए थे, अभी हम क्या जूल का नियम था, हीट इक्वल टू क्या था आई स्क्वायर आर टी लिखा था ना हमने। अभी इस पे हम लोग सवाल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं अभी पीछे। तो एच स्क्वायर आर टी कहाँ दिख रहा है आपको, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी कहाँ दिया है, आई स्क्वायर आर टी। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और ये क्या है मात्रक है जूल। ठीक है, उष्मा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो जूल का नियम जो है यही होता है, अब इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है, कितना है 39 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कह रहा है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है 39 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो किसी परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही क्या होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है। तो सीधी बात है कि प्रोटॉन की संख्या 39 है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन का, देखिए एक चीज समझिएगा, प्रोटॉन का जो संख्या होता है, प्रोटॉन का संख्या जो होता है वही क्या होता है परमाणु संख्या होता है। किसी तत्व का परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या को किस चीज से निरूपित करते हैं जेड से, चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें देखिए सबसे पहली बात कि हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बराबर होती है, और प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है परमाणु संख्या, यानी कि जिसे हम जेड से निरूपित करते हैं या शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु द्रव्यमान हम देख लेते हैं, यहीं पे इसी क्रम में हम परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो है योग जो होता है वो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और द्रव्यमान संख्या को हम किसी से निरूपित करते हैं ए से, किस चीज से ए से करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है। देखिए धारा की इकाई जो है वो एम्पियर होता है। धारा की इकाई क्या होता है एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है विभव का होता है, अभी हमने बताया विभव का होता है। और ओम क्या होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक। अब किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा जो होता है वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है, कह रहा है क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि डैश ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव अंतर पोटेंशियल डिफरेंस धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। भाई ओम का नियम पूछ रहा है, भाई ओम का नियम, तो अभी हमने पीछे बताया कि ओम का नियम, देखिए ओम का नियम जो क्या होता है कि वो ओम का नियम जो है स्थिर तापमान पे, ठीक है,
जो वोल्टेज होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? वो धारा के। क्या होता है? धारा के। तो यहां से हम जब V बाई आई करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा R, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी कि V इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू R। ये क्या है? हमारा ओम का नियम है। ऑप्शन में देखिए कहीं दिख रहा है क्या? ये देखते हैं। या देखिए 2R, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। R बराबर आई भी आई, R बराबर भी आई होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होगा ये भी। आई भी 2R, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भाई तीनों नहीं होगा, ये तीनों होगा ही नहीं, यानी कि चौथा होगा I इक्वल टू V बाई आर। देखिए होगा भी I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर। आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है भाई। तो तीन तत्वों में से डैश यानी क्वेश्चन मार्क को निरावेशी माना जाता है। अब बताइए इन तीनों में से जो है कौन मतलब कि निरावेशी यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, इस पे जो है चार्ज होता है नहीं होता है, बस इतना समझ लीजिए। तो हमने क्या बताया था कि प्रोटॉन पे भाई चार्ज होता है, कितना होता है? प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन में माइनस में होता है। क्या होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और इस पर कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है भाई? न्यूट्रॉन में नहीं होता है आवेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? रजिस्टेंस का जो है इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस? ठीक है, अब देखिए अभी हमने बताया कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता के लिए, ठीक है, प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं एक फार्मूला, पहले R इक्वल टू रो एल अपान ए। ठीक है, अब जो ये रो है यही क्या है? रो है जो यही क्या है? आपका प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता है। और प्रतिरोधकता को ही हम क्या कहते हैं? आपका विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रति, देखिए थोड़ा सा लिखने में मेरे को अभी अनुभव नहीं हो रहा है इस पर। ठीक है, डिजिटल बोर्ड जो है जल्दी ही आ रहा है, हम उस पर बढ़िया से थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। अब देखिए रो क्या है? प्रतिरोधकता है, और एल क्या है? चालक की लंबाई है। ये क्या है? चालक की लंबाई। ठीक है, स्क्रीन पे देखना है और ये नीचे लिखना है पैड पे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पर कोई बात नहीं है। और ए क्या है? ये उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई, प्रतिरोधकता के लिए, तो यहाँ पे रो क्या है? प्रतिरोधकता। यहाँ पे रो इक्वल टू तब क्या निकलेगा? यहाँ पे आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। तो देखिए प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ओम का सिंबल जो है ये होता है। ठीक है, ओम। अब बटे में एल क्या है? मीटर, लंबाई को मीटर में मापते हैं। और ये क्या है? ए एरिया है, तो एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। देखिए एम से एम एक कट गया तो बच गया क्या? ओम मीटर। देखिए ओम मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मीटर प्रति ओम। बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। ओम बाई मीटर, ये भी नहीं होगा। ओम मीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। कितना है? 14 नंबर क्लास, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन। यदि वास्तविक करंट 200 एम्पियर है, वास्तविक करंट कितना है? 200 एम्पियर है, और बेस करंट कितना है? बेस करंट कितना है?
जो है 20 एम्पियर है। ठीक है, तो पीयू करंट क्या होगा? तो दोस्तों देखिए पीयू करंट क्या होता है, आईपीयू, यानी कि पीयू करंट क्या होता है, ये होता है वास्तविक करंट, वास्तविक धारा, और बटे में क्या होता है, बेस धारा, यानी आधार का धारा। ठीक है, आधार धारा। अब देखिए वास्तविक धारा जो है कितना दिया है, 200 एम्पियर दिया है, और बटे में ये कितना हो जाएगा, बेस 20। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 दहा में 200, ये कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। सॉरी यहाँ पे 10 पीयू हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पीयू इधर लिख देता हूँ मैं, 10 पीयू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 पीयू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर, 14 के बाद 15 नंबर। जब 2 एम्पियर विद्युत धारा, जब 2 एम्पियर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है, तब कितनी मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होगी? ठीक है, कितनी मात्रा की ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी? चलिए देख लेते हैं। अब देखिए अभी हमने क्या बताया, ऊष्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो H बराबर हमने ऊष्मा बराबर क्या बताया था, I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे I का वैल्यू कितना दिया है, 2 एम्पियर, यानी कि 2 का स्क्वायर, अब गुणे R कितना दिया है, 2 ओम दिया है। ठीक है, अब देखिए जब 2 एम्पियर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया तो हम यहाँ पे 1 सेकंड मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, H बराबर 2 दूनी 4 और दूनी का 8, तो क्या हो जाएगा, 8 जूल हो जाएगा, 8 जूल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 8 जूल, इसको जूल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 8 जूल जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज ये वाट ही होगा। कैसे होगा वाट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 8 वाट कैसे होगा, तो जानते हैं, देखिए ये 8 वाट ही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 जूल ही कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर देखिए लिखा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। ठीक है, तो उसके बीच कितना बल है? ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, एक दूसरा पेज लेकर के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पे देखते हैं हम, क्या दिया है आपका, Q1 और Q2 2 × 10⁻⁷, Q1 Q2, Q1 और Q2, ये दिया है Q1 2 × 10⁻⁷, और ये कितना है, 2 × 10⁻⁻, ये 3 × 10⁻⁷ कूलाम दिया है। ठीक है, और क्या दिया है देखते हैं, 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। ठीक है, और यहाँ पे d दिया है, यानी कि डिस्टेंस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर के क्या है, एक स्थिरांक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे के बराबर क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, 4πε0, इसका क्या मान होता है, देखिए के का जो है स्थिरांक है, के क्या है, एक कूलम्ब स्थिरांक, इसको क्या कहते हैं, के को कूलम्ब स्थिरांक, कूलम्ब स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए कूलम्ब स्थिरांक जो है इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁻12। ये क्या होता है, 9 × 10⁻⁻12। अब हमको निकालना क्या है, एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए हम
के का वैल्यू कितना दिया है, 9 गुणे 10 का पावर माइनस 12 दिया है। तो 9 गुणे 10 का पावर माइनस 12 गुणे Q1 का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 का पावर माइनस 7, और Q2 का क्या दिया है, 3 गुणे 10 का पावर माइनस 7, और बट्टे में आर स्क्वायर, यानी कि देखिए डी कितना है, दूरी 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 गुणे 30, अब क्या हो जाएगा गुणे में, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम यानी कि बटा 100, इसमें बटा 100 और इसमें बटा 100 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 जीरो है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर, देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे गलत हुआ है, ये जो स्थिरांक जो है कि 9 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा, 9 गुणे 10 के पावर 9 होगा, इस चीज़ को सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से लेता हूँ, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा, माइनस नहीं केवल 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम रख देंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 रखेंगे, 12 नहीं 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है, ये 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस 14 है और ये 9 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहले तो हम लिखते हैं 10 गुणे 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि 7 7 14 और 14 में से 9 हो जाएगा 5 या माइनस 5 हो जाएगा ये, ठीक है, गुणा में। अब देखिए ये कितना है, ये 3 गुणे 3, ये 3 गुणे 3, 3 से 3 कितना लिखा, 9, तो ये हो जाएगा 9, ये क्या है 0, यानी कि 10 और 10, तो देखिए 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 दहिया 100, यानी कि 10 के पावर 2। अब 10 के पावर 4 में, अब इसको हम काट देते हैं, हम यहाँ पे 10 के पावर 2 कर देंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक। अब देखिए समझ यहाँ पे क्या होगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर माइनस 5 आ गया, ये 2 है, 2 तिया ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 6 गुणे 10 के पावर माइनस 5, अब बटे में ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 4 और 10 के पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 2, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10 का पावर माइनस 5 और गुणे ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर प्लस 2, ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर 10, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे माइनस 3, तो 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन, ठीक है। 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं, 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर। देखिए 17 नंबर दिया है, कूलाम 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 जो है बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल जो है समान डैश का पालन करते हैं। देखिए किसका पालन करते हैं, देखिए अभी इस पर हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया सवाल को। देखिए ओम का नियम, क्या ओम का नियम का पालन करते हैं, जी नहीं, ओम का नियम बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। एम्पियर का नियम बिल्कुल नहीं, किरचॉफ का नियम बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कूलाम के नियम में हमने अभी क्या बताया, फार्मूला एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, Q1, यहाँ पे एक के है स्थिरांक, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्ट आर के है, दूरी के हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए देखें तो एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एफ जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है,
आर स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दूरी के स्क्वायर के जो है वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि व्युत्क्रम हो रहा है, वर्ग के व्युत्क्रम। तो यहाँ पे क्या होगा, व्युत्क्रम वर्ग का नियम हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों ये चीज, इसमें जो है ये चीज हो रहा है और इसमें जो है यही चीज हो रहा है, दोनों। तो दोनों क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक चीज और इसमें देख लेते हैं, ये जो कैपिटल जी है, ये जो है कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब देखिए इसका जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो है वैल्यू पूछता है कितना होता है। इसका वैल्यू जो होता है 6 गुणे 6 सॉरी, इसको ध्यान दीजिएगा, 6.673 गुणे 10 का पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटे में केजी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मात्रक है वो कहाँ से निकला है, इसी फार्मूले से निकला है। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर है कि दो प्रतिरोधों R1 तथा R2 का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.5 ओम है तथा समानांतर क्रम में संयोजन में कुल प्रतिरोध 1 ओम है। दोनों प्रतिरोध होंगे। देखिए बहुत बढ़िया सवाल दिया है यहाँ पे। क्या कह रहा है कि R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में बताया ना पीछे अभी कि R1 प्लस R2, इसको हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 कितना दिया है भाई, 4.5 ओम, 4.5 ओम दिया है। और क्या दिया है, तथा समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/R1 प्लस 1/R1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हम R1 गुणा R2 बटे में R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू जो दिया है आपका, क्या दिया है, इसका दिया है 1 ओम दिया है। ठीक है, अब देखिए इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है R1 प्लस R2 का मान 4.5 दे दिया, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से निकलेगा R1 गुणे R2 बराबर 4.5 यहाँ पे रखेंगे, इसका वैल्यू जो है 4.5 यहाँ पर रखेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए R1 और R2 का वैल्यू क्या आ गया, R1 इंटू R2 4.5 और यहाँ पे R1 प्लस R2 दिया है 4.5, दोनों सेम दिया है। अब जोड़ने कोई भी ऐसा ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 ओम और 4 ओम, 3 ओम और 9 ओम, 1.5 ओम और 3 ओम, 1.5 ओम और 0.5 ओम। देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट अपनाते हैं। देखिए R1 और R2 हम क्या चीज़ से ऑप्शन में देखिए गुणा करते हैं कि 4.5 आए और जोड़ने पे भी 4.5 आए। देखिए ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सी। 1.5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं भाई, 1.5 और 3 4.5, 1.5 और 3 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 15 या 45 यानी कि 4.5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध है। तो भाई कह रहा है कि एक क्या है, लैंप है जो 100 वाट का है और 200 वोल्ट का है, तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है। तो भाई प्रतिरोध पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, यानी कि प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं V इक्वल टू, यानी कि पावर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पावर इक्वल टू VI होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कुछ निकलेगा क्या, डायरेक्टली हम लिख देते हैं। पावर का वैल्यू कितना दिया है भाई, पावर क्या है, 100 वाट दिया है, 100 वाट, और यहाँ से V नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ यहाँ पे दिक्कत है क्या, 1 मिनट के हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो P दिया है यहाँ पे, पावर मतलब P दे दिया है, और V कितना दिया है आपका 100
वाट दे दिया है, क्या दिया है 100 सॉरी 200 वाट, 200 वोल्ट दिया है, ये वाट दिया है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, P और V का वैल्यू दिया है, P और V का वैल्यू दिया है। तो हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि V इक्वल टू I इंटू आर से निकालते हैं, ओम के नियम से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे भाई, I का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो I का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, आपका I का वैल्यू क्या निकलेगा, V बाई आर। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, I बराबर V बाई आर निकलेगा। ठीक है, I हम रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, I का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर अपन आर हो जाएगा, और R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R V स्क्वायर यानी कि V क्या है, V कितना दिया है भाई 200 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 गुणे 200, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, P कितना दिया है 100 दिया है, तो भाई 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूनी का ये 400 हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 400 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है आपका, ऑप्शन सी है 400 ओम। ठीक है, चलिए हम आज का अंतिम क्लास में चलते हैं, सॉरी अंतिम जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया है कि R बराबर रो एल अपान ए, इस समीकरण में रो जो है क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए मैं अभी इसे पहले पीछे बताया था कि ये रो क्या है, रो जो है आपका ये प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता, या इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका जो है सही आंसर आपका हो गया रजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और हम अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। सॉरी, हम नए चैप्टर के साथ नहीं बल्कि अभी और इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, और जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो ALP CBD 2 के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। आप लोग बस जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से रोज रोज क्लास लीजिए, और डेली क्लास लेंगे तो भी हम भी मोटिवेट होंगे और बनाएंगे। और देखिए सर, जो भी है हम लोग क्वेश्चन जो है बनाने में और करने में, सेट करने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, और पेपर के लिए बिल्कुल आप सजग हो जाइए, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से आप इसको सॉल्व करिए, नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को समापन पर ले आते हैं। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय।